तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। सोचिए, एक नया नया आजाद हुआ देश एक ऐसी दुनिया में आंखें खोल रहा है जो दो ताकतवर गुटों में बटी हुई है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। हाँ, और हर कोई अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसे में ये नया देश अपना रास्ता कैसे चुनेगा? आज हम भारत की विदेश नीति की इन्हीं शुरुआती चुनौतियों और फैसलों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे हाथ में 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब का एक अध्याय है, और हमारा मकसद सिर्फ बोर्ड की तैयारी करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उस समय जो फैसले लिए गए वो आज के भारत को कैसे कैसे आकार दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये फैसले हवा में नहीं लिए गए थे। इनके पीछे एक सोच थी, एक सपना था, शीत युद्ध का दौर था, और नए आज़ाद हुए एशियाई, अफ्रीकी और लैटिनी अमेरिकी देशों पर किसी एक खेमे में शामिल होने का भारी दबाव था। बहुत ज्यादा। तो सवाल ये था कि क्या भारत अपनी मुश्किल से हासिल की हुई आज़ादी को किसी और ताकतवर देश के हाथ में सौंप देगा? आज की हमारी बातचीत इसी सवाल का जवाब ढूंढेगी। तो सबसे पहले और सबसे बड़े फैसले से शुरू करते हैं। किसी भी गुट में शामिल ना होना, जिससे गुटनिरपेक्षता कहा गया। सुनने में तो ये बहुत आदर्शवादी लगता है कि हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम अकेले चलेंगे। लेकिन क्या ये असल में इतना सीधा साधा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब ये था कि भारत दुनिया के मामलों से खुद को अलग कर रहा था? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। गुटनिरपेक्षता का मतलब अलग थलग रहना या आइसोलेशन कभी नहीं था, बल्कि ये दुनिया के मामलों में और ज्यादा सक्रिय रूप से शामिल होने का एक तरीका था। अच्छा। लेकिन अपनी शर्तों पर। इसका सीधा सा मतलब था, हमारे फैसले हम खुद लेंगे, वॉशिंगटन या मॉस्को में बैठकर कोई और नहीं लेगा। हम दुनिया के हर मुद्दे पर उसके गुण दोष के आधार पर अपनी राय रखेंगे, न कि इस आधार पर कि अमेरिका क्या चाहता है या सोवियत संघ क्या सोचता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये एक तरह से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या कहें कि रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का तरीका था। और इस सोच को दुनिया के सामने रखने में प्रधानमंत्री नेहरू अकेले तो नहीं थे ना? नहीं, ये एक पूरा आंदोलन था। इसमें नेहरू के साथ युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो, हाँ, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामे एनक्रूमा जैसे बड़े नेता शामिल थे। ये सब वो लोग थे जो अपने देशों को गुलामी से निकाल कर लाए थे और दोबारा किसी के पीछे खड़ा नहीं करना चाहते थे। इस आंदोलन की जो औपचारिक नींव है वो 1955 के बांडुंग सम्मेलन में रखी गई और 1961 में बेलग्रेड में इसका पहला बड़ा सम्मेलन हुआ। लेकिन ये सिर्फ सैन्य गुटों से दूर रहने के बारे में तो नहीं था। इसके पीछे कुछ बड़े सिद्धांत भी थे, जैसे उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध करना। हाँ, और ये बहुत जरूरी था। देखिए, भारत तो आजाद हो गया था, लेकिन एशिया और अफ्रीका के कई देश अभी भी गुलाम थे। तो गुटनिरपेक्षता का एक बड़ा मकसद था दुनिया भर के आजादी के आंदोलनों का समर्थन करना। अच्छा। और साथ ही दक्षिण अफ्रीका जैसी जगहों पर जो रंगभेद हो रहा था उसका खुलकर विरोध करना। ये एक नैतिक स्टैंड था, ये कहने का कि हम सिर्फ अपनी आजादी की परवाह नहीं करते, हम सबके लिए बराबरी और सम्मान चाहते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या उस वक्त भारत में सभी लोग इस नीति से सहमत थे? क्योंकि एक तरफ आदर्श है और दूसरी तरफ देश के हित। क्या किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि ये नीति भारत के लिए फायदेमंद है भी या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। सभी सहमत नहीं थे। हमारे स्रोत बताते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे बड़े नेता इसे लेकर काफी संशय में थे। अच्छा। उनका मानना था कि गुटनिरपेक्षता एक खूबसूरत ख्याल तो है, पर शायद असल दुनिया में काम नहीं करेगा। उनका तर्क था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता से ज्यादा ताकत और राष्ट्रीय हित मायने रखते हैं। तो उनका क्या सुझाव था? उनका कहना था कि भारत एक लोकतंत्र है, तो उसे स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक देशों के नेता यानी अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए। ये ज्यादा व्यवहारिक होता। तो ये बहस शुरू से ही चल रही थी कि भारत की विदेश नीति आदर्शों पर चले या हितों पर। और इसी आदर्शवाद की सबसे बड़ी परीक्षा शायद चीन के साथ रिश्तों में हुई। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है। एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, पंचशील जैसा बड़ा समझौता हो रहा था, और फिर अचानक 1962 का युद्ध हो गया। ये दोस्ती इतनी जल्दी, इतनी कड़वी दुश्मनी में कैसे बदल गई? देखिए, ये अचानक नहीं था, ये पर्दे के पीछे धीरे धीरे पनप रहा था। पंचशील समझौता जो 1954 में नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाई के बीच हुआ, वो उस दौर की आदर्शवादी सोच का प्रतीक था। इसमें 5 बातें थीं।
हम एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, हमला नहीं करेंगे, अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे, बराबरी से रहेंगे और शांति से जिएंगे। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, मतलब ये उस दौर का एक तरह का जेंटलमैन्स एग्रीमेंट था कि देखो हम एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जेंटलमैन होते कहाँ हैं? इस दोस्ती में दरार तब पड़नी शुरू हुई जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भारत ने दबी आवाज में विरोध किया पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। असली समस्या 1959 में हुई जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी। और भारत ने उन्हें शरण दे दी? हाँ, भारत ने उन्हें शरण दी और चीन ने इसे अपनी पीठ में छुरा घोंपने जैसा माना। उसे लगा कि भारत उसके अंदरूनी मामले में दखल दे रहा है। तो तिब्बत का मुद्दा एक ट्रिगर पॉइंट बन गया। हाँ, लेकिन असली वजह सीमा विवाद थी। चीन अचानक भारत के 2 बड़े इलाकों पर अपना हक जताने लगा। एक लद्दाख का अक्साई चिन इलाका और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, जिसे तब नेफा कहते थे। भारत का कहना था कि ये सीमा तो अंग्रेजों के जमाने से तय है, लेकिन चीन इसे मानने को तैयार नहीं था। और यहीं पर नेहरू का आदर्शवाद जमीनी हकीकत से टकराया। वो सोचते रहे कि बातचीत से मसला हल हो जाएगा, लेकिन चीन की तैयारी कुछ और ही थी। और फिर अक्टूबर 1962 में युद्ध हुआ। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये भारत के आदर्शवाद की हार थी। इसने हिंदी चीनी भाई भाई की पूरी सोच पर सवालिया निशान लगा दिया और भारत की विदेश नीति को हमेशा के लिए यथार्थवाद यानी रियलिज्म की ओर धकेल दिया। बिल्कुल। इस हार ने सिखाया कि दुनिया सिर्फ अच्छे इरादों से नहीं चलती, सैन्य ताकत भी उतनी ही जरूरी है। नेहरू की छवि को गहरा धक्का लगा और देश का आत्मविश्वास हिल गया। इस झटके से उभरने में तो बहुत वक्त लगा होगा, बहुत ज्यादा। रिश्ते सामान्य होने में 1 दशक से भी ज्यादा लग गया। 1976 में जाकर राजनयिक संबंध पूरी तरह बहाल हुए। फिर 1979 में उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए। ये संबंधों को सुधारने की एक बहुत धीमी और लंबी प्रक्रिया की शुरुआत थी। और 1962 के युद्ध का साया इतना गहरा है कि आज भी दोनों देशों के रिश्तों पर महसूस होता है। सही बात है। चीन से मिले इस झटके ने भारत को ये सिखा दिया था कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते सिर्फ आदर्शों पर नहीं चल सकते। और ये सीख शायद उस रिश्ते में सबसे ज्यादा परखी गई जो बंटवारे के जख्मों के साथ शुरू हुआ था। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता? हाँ, यहाँ तो शुरुआती जंग से हुई। हाँ, यहाँ कोई भाई भाई वाला दौर था ही नहीं। बंटवारे के तुरंत बाद 1947-48 में कश्मीर को लेकर युद्ध छिड़ गया। इसके बाद एक पैटर्न सा बन गया। मतलब युद्ध और फिर शांति की कोशिशें? हाँ, युद्ध और उसके बाद शांति की कोशिशें जो ज्यादातर नाकाम रहीं। 1965 में फिर एक बड़ा युद्ध हुआ। पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर के लोग बगावत कर देंगे और वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन उसका अंदाजा पूरी तरह गलत निकला। इसी युद्ध के समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का वो नारा दिया था जो आज तक लोगों की जुबान पर है। युद्ध के बाद ताशकंद में समझौता हुआ, लेकिन जो सबसे निर्णायक मोड़ आया वो शायद 1971 का युद्ध था। बिल्कुल। 1971 का युद्ध पिछले युद्धों से बहुत अलग था। इसकी शुरुआत कश्मीर में नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हुई। वहां के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने उन पर भयानक जुल्म किए, जिसके कारण करीब 1 करोड़ शरणार्थी भागकर भारत आ गए। 1 करोड़? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और भारत पर इस संकट का सीधा असर पड़ रहा था। और उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय माहौल भी तो बहुत तनावपूर्ण था। अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था और चीन भी। ऐसे में भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को कैसे संभाला? यहीं पर भारत की कूटनीति की असली परीक्षा हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। ये भारत के लिए सीधी धमकी थी। तो भारत ने क्या किया? ऐसे में भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 साल की शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था। अच्छा। इसने अमेरिका और चीन को सीधा संदेश दिया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो सोवियत संघ चुप नहीं बैठेगा। इसने भारत को वो सुरक्षा कवच दिया जिसकी उसे जरूरत थी।
और फिर जब युद्ध हुआ तो नतीजा सिर्फ 13 दिनों में आ गया। हाँ, ये भारतीय सेना की एक शानदार जीत थी। ढाका में 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, इसने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। बिल्कुल। और इस जीत ने भारत को इस इलाके के एक निर्विवाद सैन्य और कूटनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद 1972 में शिमला में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच समझौता हुआ, लेकिन रिश्ते तनावपूर्ण ही बने रहे, जैसा कि हमने 1999 के कारगिल संघर्ष में देखा। तो इतने सारे युद्ध, खासकर एक परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी चीन से हार और पाकिस्तान के साथ लगातार संघर्ष, इसका मतलब साफ था कि सिर्फ पारंपरिक सेना पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा। यहीं से भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाओं की कहानी शुरू होती है ना? हाँ, इसकी नींव तो नेहरू के समय में ही रख दी गई थी, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में, लेकिन नेहरू हमेशा इसके शांतिपूर्ण इस्तेमाल के पक्षधर थे। असल में परमाणु बम बनाने की सोच को मजबूती मिली 1962 की हार और 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण के बाद। अच्छा, तो चीन का परीक्षण एक बड़ा कारण था। हाँ, अब भारत के सामने एक ऐसा पड़ोसी था जिसके साथ सीमा विवाद भी था और उसके पास परमाणु बम भी था। सुरक्षा की चिंता बहुत वास्तविक हो गई थी। इसी के चलते 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया। लेकिन सरकार ने इसे शांतिपूर्ण परीक्षण कहा। यह थोड़ा अजीब नहीं है? परमाणु परीक्षण शांतिपूर्ण कैसे हो सकता है? ये उस वक्त की कूटनीतिक भाषा थी। इंदिरा गांधी की सरकार दुनिया को, खासकर बड़ी ताकतों को, ये संदेश देना चाहती थी कि हम परमाणु क्षमता तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा हथियार बनाकर किसी को धमकाने का नहीं है। मतलब हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऊर्जा और विकास के लिए करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक छिपा हुआ संदेश भी था कि जरूरत पड़ने पर हम बम भी बना सकते हैं। और फिर 24 साल बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण में एक के बाद एक 5 परीक्षण किए और खुलकर ऐलान कर दिया कि भारत अब एक परमाणु शक्ति है। सही कहा। इस बार कोई शांतिपूर्ण वाला लेबल नहीं था। हाँ, क्योंकि तब तक दुनिया बदल चुकी थी। भारत पर एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि और सीटीबीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जैसी संधियों पर हस्ताक्षर करने का भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। और भारत का मानना था कि ये संधियां भेदभावपूर्ण हैं। बिल्कुल। भेदभावपूर्ण कैसे? जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, भारत का कहना था कि ये संधि तो वैसी ही बात हुई कि दुनिया के 5 ताकतवर देशों के पास बंदूकें रहेंगी। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। हाँ, इनके पास रहेंगी और वे बाकी सबको कह रहे हैं कि आप बंदूकें मत रखिए क्योंकि इससे दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तो भारत ने कहा, ये तो दादागिरी है। बिल्कुल, निरस्त्रीकरण सबके लिए हो, वरना किसी के लिए नहीं। इसीलिए भारत ने इन संधियों पर कभी दस्तखत नहीं किए और 1998 में परीक्षण करके दुनिया को बता दिया कि वो अपनी सुरक्षा के फैसले खुद लेगा। लेकिन परमाणु शक्ति बनने के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो भारत की परमाणु नीति क्या है? क्या हम भी बाकी देशों की तरह पहले हमला करने का विकल्प खुला रखते हैं? नहीं, और यही भारत की परमाणु नीति की सबसे खास और जिम्मेदाराना बात है। भारत ने पहले इस्तेमाल नहीं, यानी नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाई है। अच्छा। इसका मतलब है कि भारत कभी भी किसी देश पर परमाणु हमला करने की पहल नहीं करेगा। हम परमाणु हथियारों को हमले का हथियार नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का हथियार मानते हैं, एक निवारक या डिटरेंट के तौर पर। तो ये नीति भारत को दुनिया के अन्य परमाणु शक्तियों से नैतिक रूप से एक ऊंचे धरातल पर रखती है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। तो आज हमने आजादी के बाद भारत की विदेश नीति के इस तूफानी सफर को देखा। गुटनिरपेक्षता के आदर्शों से शुरुआत हुई, फिर चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों की कठोर हकीकत का सामना किया, और आखिरकार अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति बनने का यथार्थवादी कदम उठाया। ये सब भारत की विदेश नीति की बुनियाद बना। बिल्कुल। और अगर आप गौर करें तो नेहरू के समय तय किए गए 3 मूल लक्ष्य आज भी वैसे ही हैं। कौन से 3 लक्ष्य? भारत की संप्रभुता को बचाना, उसकी सीमाओं की रक्षा करना और तेजी से आर्थिक विकास करना। हाँ, समय के साथ दुनिया बदली है और इन लक्ष्यों को हासिल करने के तरीके भी बदले हैं। सही बात है। पंचशील जैसे आदर्शवाद और युद्ध व परमाणु हथियार जैसी यथार्थवादी मजबूरियों के बीच का ये तनाव भारत की विदेश नीति में हमेशा से मौजूद रहा है
और शायद आगे भी रहेगा। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते, आज की इस बहुध्रुवीय दुनिया में जहां आर्थिक ताकत और टेक्नोलॉजी की बढ़त शायद सैन्य गठबंधनों जितनी ही जरूरी हो गई है, क्या भारत की गुटनिरपेक्षता की विरासत आज भी एक प्रासंगिक रास्ता है, या ये पुराने दौर की एक ऐसी सोच है जो आज के भारत के लिए एक बाधा बन सकती है?